बेटा वीडियो अपलोड हो जाएगा, पर क्योंकि आप लोगों ने मना कर दिया ऐप पे पढ़ने से और यूट्यूब पे पढ़ने से, तो वीडियो अपलोड होने में टाइम लगता है। और कई बार होता क्या है ना कि जैसे आज सवेरे क्लास जो ले रहा था मैं, वो रिकॉर्ड कंप्यूटर पे होता है और कंप्यूटर पे स्पेस खत्म हो गई तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। ये सब दिक्कतें हैं, इसीलिए हम लोग अपने ऐप पे पढ़ाना चाहते थे और यूट्यूब पे पढ़ाना चाहते थे, पर उसमें आप लोगों के इंटरनेट की प्रॉब्लम आई तो कुछ कर नहीं सकते। कोशिश रहेगी हमारी कि सारी क्लास रिकॉर्ड होके अपलोड हो। ये क्लास भी रिकॉर्ड होके अपलोड होगी और उसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा और गारंटी नहीं हो पाती। बेटा यूट्यूब पे लैग की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तुरंत रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। सारी चीज़ें मिला-मिलू के जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है वो यही ज़ूम ही मिला हमें, बाकी सब हमने ट्राई किया। बाकी सब कुछ हमने ट्राई किया, बट जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है यही है। ये इससे भी हम सैटिस्फाइड नहीं पूरी तरीके से, बट क्या कर सकते हो, लाइव क्लास वाला मज़ा तो नहीं आ सकता इसमें। कुछ भी कर लोगे, जो सामने बैठ के ऑफलाइन क्लास होती है वो वाला मज़ा ऑनलाइन क्लास में कभी नहीं आ सकता, कोई कुछ भी कर ले। तो देखिए, हम लोग प्रूफ करेंगे गॉस थ्योरम को। गॉस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। गॉस अंकल ने क्या कहा था, नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ सरफेस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ अ सरफेस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, एक पॉइंट चार्ज लेते हैं क्यू, प्रूफ करने के लिए एक पॉइंट चार्ज लिए क्यू। फिर हमने कहा लेट्स कंसिडर अ गॉसियन सरफेस। ध्यान दीजिए, गॉसियन सरफेस है नहीं, कंसिडर किया गया है। कंसिडर करने का मतलब, मैंने आपको पहले भी कहा था कि गॉसियन सरफेस जरूरी नहीं है कि फिजिकली एग्जिस्ट करे। गॉसियन सरफेस कई बार इमेजिनरी भी होता है, बस वो सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए। जो इमेजिनरी सरफेस है उसको भी आपके दिमाग में इमेजिनेशन भी क्लोज सरफेस का ही होना चाहिए। तो ये मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, मैंने एक काम किया, इसको सेंटर मानते हुए आर रेडियस का एक स्फेरिकल सरफेस लिया। ये चार्ज चलो यहाँ नहीं है, ये चार्ज मान लेते हैं यहाँ पर है। ये चार्ज नहीं है, यहाँ पे चार्ज है स्फेयर के सेंटर पे। क्या होगा, ये जो चार्ज है, इस चार्ज से आपका चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस गॉसियन सरफेस के अंदर से बाहर जा रही हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गॉसियन सरफेस से बाहर जा रही हैं। इस स्फीयर का रेडियस मैंने मान रखा है लेट्स से कैपिटल आर। तो अगर मैं इस स्फीयर पे कोई भी एक छोटा सा सरफेस एरिया कंसिडर करूं, लेट्स से ये मेरा ds वेक्टर है, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर ही आएगा, ई वेक्टर। तो इस छोटे से सरफेस से छोटा सा फ्लक्स जो बाहर जा रहा होगा, दैट फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और ds का डायरेक्शन सेम है, इट इज सिंपली इक्वल टू ई इंटू ds। ठीक, इतना फ्लक्स बाहर निकलेगा इस गॉसियन सरफेस से। अब हम कहेंगे कि अगर ये फ्लक्स बाहर निकला है तो इसमें ई की वैल्यू कितनी है, ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उसको बाद इंटीग्रेट करके आंसर निकाल सकते हैं शायद हम। तो इसका मतलब आएगा दिस इंप्लाइज फाई इज, ये डी फाई है सॉरी, तो डी फाई इज इक्वल टू ई कितना हो जाएगा, एक चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पर ई के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है इंटू डी एस। ठीक, अब देखो इस इक्वेशन में k तो कांस्टेंट है ही है, q भी कांस्टेंट है, r स्क्वायर भी कांस्टेंट है। k की वैल्यू कितनी, 1/4 q तो कांस्टेंट ही है और r भी कांस्टेंट है क्योंकि एक स्फीयर लिया है हमने। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू k कांस्टेंट q कांस्टेंट बाय r स्क्वायर कांस्टेंट इंटीग्रेशन ds। सिर्फ ds का इंटीग्रेशन करना है, कहां पर, इस पूरे सरफेस के ऊपर।
तो बेसिकली ये सारे छोटे-छोटे सरफेस एरिया जोड़ने हैं इस पूरे सरफेस के ऊपर, मतलब इस पूरे सरफेस का सरफेस एरिया निकालना है। अब इस स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम वही चीज़ यहाँ डाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा दिस इम्प्लाइज फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, फ्लक्स कितना आया फाई इज इक्वल टू के की वैल्यू डाल देते हैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन डीएस इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया, 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया, क्या बचा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बाहर कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इस स्फीयर के अंदर सिर्फ एक ही चार्ज है और इस स्फीयर से बाहर निकला है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स, मतलब कि टोटल फ्लक्स जो एक पॉइंट चार्ज क्यू से निकल रहा है दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसे अगर आप बहुत सारे चार्जेस रख दोगे तो हर एक चार्ज से कुछ कुछ फ्लक्स निकलेगा, वो सारा का सारा फ्लक्स इस क्लोज सरफेस के बाहर निकल पहुंचेगा, तो नेट फ्लक्स हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही आपका गॉसेस थ्योरम है। ठीक है, तो गॉस थ्योरम को आप कूलम्स लॉ से डिराइव कर सकते हो। वी हैव यूज्ड द फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर व्हिच वी हैव डिराइव्ड यूजिंग कूलम्स लॉ। तो ये आपका डेरिवेशन है कूलम गॉस लॉ का या गॉसेस थ्योरम का। तो इसको आप एक बार कॉपी कर लेंगे सब लोग जल्दी जल्दी। कॉपी हो गया होगा। Yes, sir. अच्छा, चलो फिर एक चीज और देख लेते हैं कि इस गॉस लॉ को हम लोग लिखते कैसे हैं। तो गॉस लॉ को लिखा जाता है, लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, मैथमेटिकली हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हम बोलते हैं नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स को लिखने का तरीका होता है इंटीग्रेशन ऑफ या क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन के सिंबल के ऊपर एक सर्कल और लगा दिया है, इसका मतलब क्या है डीएस सरफेस जो है वो क्लोज्ड है। उस क्लोज सरफेस पे अगर आप ई वेक्टर और डीएस वेक्टर का इंटीग्रेशन करोगे तो यू विल गेट क्यू enclosed बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्लोज सरफेस के लिए ही ट्रू है, हर सरफेस के लिए ट्रू नहीं है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर इंटीग्रेशन के ऊपर एक गोला लगाते हैं। ठीक है, ये आपका गॉसेस लॉ है। क्यू एनक्लोज्ड का मतलब टोटल चार्ज एनक्लोज्ड है। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में किए थे। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था, हम लास्ट क्लास में ट्राई कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे अब। अगला क्वेश्चन है कि इफ अ पॉइंट चार्ज क्यू इज, एक सेकंड बेटा मुझे लग रहा है आउट ऑफ फोकस है ये। हाँ बेटर है ना। If a point charge q is placed at the center of a cube, then find out flux through any one face of the cube। कहा गया है कि एक पॉइंट चार्ज q है जो कि एक क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है एंड वी नीड टू फाइंड द फ्लक्स थ्रू एनी वन फेस ऑफ द क्यूब। क्यूब के कितने फेस होते हैं 6 होते हैं ना, पता है ना। आपका जो डाइस होता है उसमें कितने नंबर्स होते हैं 6 नंबर होते हैं, हर फेस पे एक नंबर लिखा होता है 1 2 3 4 5 6। तो क्यूब के कितने फेस होते हैं 6 फेस होते हैं। If a point charge q is placed at the center of a cube, then find out flux through any one face of the cube। किसी भी एक फेस के थ्रू कितना फ्लक्स निकलेगा ये बताना है। तो देखिए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले एक क्यूब बना रहा हूं मैं।
ये आपके पास एक क्यूब है। इस क्यूब के सेंटर पे एकदम बीचों बीच में एक चार्ज रखा है, पॉइंट चार्ज क्यू। कहा गया है कि किसी भी एक सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालिए। तो मैंने बोला लेट्स से मैं ये वाला सरफेस कंसीडर करता हूँ। मैंने कहा कि बाय सिमेट्री मैं कह सकता हूँ कि जितना फ्लक्स इस सरफेस से होगा, उतना ही फ्लक्स इस सरफेस से भी होगा, उतना ही फ्लक्स इस सरफेस से भी होगा, उतना ही फ्लक्स इस सरफेस से भी होगा, उतना ही सामने वाले से होगा, उतना ही पीछे वाले से होगा। मतलब सारे के सारे जो 6 सरफेस हैं, सबसे बाहर निकलने वाला फ्लक्स सेम होगा। तो इसलिए जो टोटल फ्लक्स होगा, अगर इस एक सरफेस से फ्लक्स निकल रहा है फाई, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा 6 फाई। 6 फाई इज इक्वल टू, ये क्लोज सरफेस है क्योंकि ये क्यूब है। क्लोज सरफेस से बाहर निकलने वाला फ्लक्स होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब एक सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा दैट इज इक्वल टू क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत ही सिंपल, सरल और आसान सा क्वेश्चन था, एक लाइन का, और याद रखने वाला क्वेश्चन भी था। ठीक है, कॉपी कर लो फटाफट, आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन भी सिमिलर सही है, एटलीस्ट पढ़ने में तो सिमिलर सही है, सॉल्व करने का पता नहीं। इफ अ पॉइंट चार्ज q is placed at one of the corner of a cube, then find the flux through one of the opposite faces of the cube। देखते हैं इसका मतलब क्या है। सबसे पहले डायग्राम बना के चेक करेंगे क्योंकि मुझे तो लैंग्वेज से कुछ समझ ही में नहीं आया। एक क्यूब बना लिया मैंने, लेट्स से मेरे पास एक क्यूब है। कहा गया है इस क्यूब के एक कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है क्यू। इस क्यूब के एक कॉर्नर पे चार्ज रखा है क्यू। हमसे पूछा गया है कि इसके ये जो कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, इस कॉर्नर के किसी एक अपोजिट फेस पे से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, ये बताइए। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इस कॉर्नर के अपोजिट फेस का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय अपोजिट फेसेस ऑफ दिस कॉर्नर। रोनित माइक बंद करिए प्लीज, अगर डाउट नहीं हो तो। क्या है, इस कॉर्नर से जो अपोजिट फेसेस है उससे फ्लक्स निकालना है। कैसे निकलेगा? सबसे पहले अपोजिट फेस कौन से, ये समझते हैं। देखिए, ये जो ऊपर वाला फेस है, इसको तो अपोजिट फेस नहीं कह सकते, ये तो इस चार्ज के साथ, ये चार्ज इस फेस के ऊपर ही रखा हुआ है। सेम कहानी मैं इस फेस के बारे में भी कह सकता हूँ, सेम कहानी सामने वाले फेस के बारे में भी कह सकता हूँ। मतलब ये वाला फेस, ये ऊपर वाला फेस और इधर वाला फेस, ये तीनों तो अपोजिट फेस नहीं है, एडजेसेंट फेस है। चार्ज इसमें से इन तीनों फेसेस के ऊपर रखा हुआ है ना। अपोजिट फेस कौन सा हुआ? एक ये वाला फेस है, एक पीछे वाला फेस है, और एक सामने वाला, सॉरी, एक नीचे वाला फेस। मतलब एक इधर वाला फेस, एक पीछे वाला फेस और एक नीचे वाला फेस, ये तीन अपोजिट फेसेस। ठीक है, इन तीन से ही फ्लक्स निकल रहा होगा। जो तीन एडजेसेंट है उससे कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। कैसे नहीं निकलेगा, ये अपन ऑलरेडी समझ सकते हैं। मान लेते हैं ये मेरे पास एक स्क्वायर शीट है, इसके इस कॉर्नर पे चार्ज क्यू रखा हुआ है। तो बताइए इस शीट से कितना फ्लक्स निकलेगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। एक भी फ्लक्स नहीं निकलेगा, बिल्कुल फ्लक्स नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका जो एरिया वेक्टर है वो इधर है, और इसके पूरे के पूरे एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी सरफेस के अलॉन्ग होगा, और एरिया नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इसलिए इस सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। तो मतलब अगर चार्ज किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो उस सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं निकलता। तो इसलिए ना तो इस सरफेस से कोई फ्लक्स निकलेगा, ना इस सरफेस से कोई फ्लक्स निकलेगा, ना ही सामने वाले सरफेस से कोई फ्लक्स निकलेगा। फ्लक्स कौन से सरफेस से निकलेगा? इन तीन सरफेस से, नीचे वाले, पीछे वाले और ये राइट साइड वाले, है ना। तो अब इन तीनों का फ्लक्स, क्योंकि सिमेट्रिकल केस है, मैं कह सकता हूँ तीनों का फ्लक्स बराबर है। तो मैंने कहा इससे भी फाई होगा, इससे भी फाई होगा, और नीचे वाले से भी फाई होगा। टोटल फ्लक्स जो बाहर निकल रहा होगा कितना होगा? 3 फाई, है ना। अब 3 फाई इज इक्वल टू, क्या मैं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कह सकता हूँ? जवाब है
बिल्कुल नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये पूरा का पूरा चार्ज इस क्यूब के अंदर नहीं है। इस चार्ज का कुछ फ्लक्स ऐसे सीधे बाहर निकल गया होगा इन फेसेस को पार किए बिना। तो इसलिए मैं सीधे-सीधे 3 phi = Q by epsilon naught नहीं लिख सकता। मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर आप थोड़े पढ़े-लिखे लोग हो तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। पढ़े-लिखे लोग का मतलब अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट पढ़ा है तो। सॉलिड स्टेट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जवाब देंगे जल्दी से सब लोग। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। नहीं सर। नहीं सर। नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो सॉलिड स्टेट? कोई नहीं पढ़े हो? ओके, सर स्कूल में हुआ है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। पढ़ा हुआ है तो एक लाइन में हो जाएगा। मैं पहले ये मान के बता देता हूँ कि आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा है, उसके बाद मैं लंबा वाला सॉल्यूशन बता दूंगा। हम बोलेंगे 3 phi = Q/8 epsilon naught। क्यों? क्योंकि इस चार्ज का सिर्फ 1/8 हिस्सा ही इस क्यूब के अंदर है। 1/4 नहीं है, 1/8 है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज फाई हो जाएगा Q/24 epsilon naught। ये तो हो गया अगर आपको सॉलिड स्टेट आता हो तो। नहीं आता हो तो हम इस चीज को प्रूफ कर लेंगे कि सिर्फ 1/8 चार्ज ही इस क्यूब के अंदर रहेगा। कैसे? देखते हैं। इसको एक बार कॉपी कर लो फिर बताता हूँ। नहीं, कॉपी हो गया? ये गलत है, इसको कॉपी नहीं करना है। मतलब इसको कॉपी करके बताना है कि ये गलत है, ये नहीं होगा। चलिए देखते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग एक काम करेंगे। हम लोग बोलेंगे ये जो क्यूब था, जिसके एक कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ था, किसी तरीके से इस चार्ज को एक बड़े क्यूब के सेंटर पे डालो। उसका तरीका क्या होगा? उसके लिए मैंने एक काम किया, मैंने एक क्यूब इसके बगल में सेम साइज का इधर रखा। ठीक, क्या ये चार्ज पूरी तरीके से क्यूब के अंदर आया? बिल्कुल नहीं। फिर मैंने एक क्यूब इसके आगे ऐसे रख दिया। अभी भी चार्ज क्यूब के अंदर नहीं आया। फिर मैंने एक क्यूब ऐसे बनाया। ये 4 क्यूब हो गए। क्या चार्ज अभी भी सेंटर पे आया है? नहीं आया। इसके लिए मुझे ऐसे कैसे 4 क्यूब और चाहिए होंगे। अब मैं 4 नहीं बनाऊंगा, सिर्फ एक ही बनाऊंगा क्यूबॉइड जैसा, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो टोटल 8 क्यूब लगेंगे, तब जाके ये चार्ज सेंटर पे आएगा। मतलब ये जो चार्ज है, ये 8 क्यूब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी कॉर्नर पे है। 8 क्यूब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या हो गया? 8 क्यूब में कितना चार्ज है? 1/8। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से निकलने वाले 3 फ्लक्स Q जो है 3 phi = Q/8 का Q/3 phi = Q/8 epsilon naught। इसका मतलब फ्लक्स हो जाएगा Q/24 epsilon naught। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? वैसे इसी चीज को अचीव करने का एक, अच्छा कोई डाउट हो तो बता दो।
No, sir. वैसे इसी चीज को अचीव करने का एक तरीका और है, यही इसी आंसर तक पहुंचने का। उसके लिए भी ये वाला क्यूब तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा। क्या करो, बोलो कि सर इस क्यूब के इस फेस से, ये जो बड़ा वाला क्यूब बन गया, इस बड़े वाले क्यूब के सेंटर पे चार्ज है ना, तो इस बड़े वाले क्यूब के इस फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, 1/6, मतलब क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें से क्या निकलेगा, उसका 1/4। तो फाई इज इक्वल टू 1/4 ऑफ क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है, आंसर सेम पहुंचोगे दोनों तरीके से, ठीक है। और दोनों बात एक ही है। ये जो सेकंड वाला मेथड है, इसके लिए आपको पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए, मतलब या फिर पिछले वाला क्वेश्चन आप ओरली कर सके, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किसी को नहीं हुआ तो डाउट पूछ लो अभी के अभी, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नहीं पूछ रहे हो तो। अगला क्वेश्चन है, a point charge plus q is placed at the center of curvature of a hemisphere. We need to find flux through the hemispherical surface. हमें ये एक हेमिस्फेयर दे रखा है, जिसके सेंटर पे ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। हमें बताना है इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से, ये जो स्फेरिकल सरफेस है, इससे कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा या कितना फ्लक्स इसके थ्रू पास होगा। तो क्या करेंगे इसका आंसर? इसका आंसर तो आप लोग दे सकते हो फटाफट, जल्दी से टाइप करो फटाफट, इसका आंसर तुरंत दे सकते हो आप लोग। Q/2 E नॉट एप्सिलॉन नॉट, कैसे देखो, देखिए एक काम करते हैं, ये एक हेमिस्फेयर है, इसके जैसा का जैसा एक हेमिस्फेयर और यहाँ रख देते हैं उल्टा कर, कुल मिला के एक स्फेयर बन गया। ये स्फेयर एक क्लोज सरफेस है, जितना फ्लक्स नीचे से होगा उतना ही फ्लक्स ऊपर से भी होगा। टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 2 फाई। 2 फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंदर कितना चार्ज है, क्यू, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इंप्लाइज फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे। समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? A charge q is placed at a distance a by 2 above the center of a horizontal square surface of edge A as shown in figure. Okay. Find the flux of electric field through the square surface. क्या दे रखा है देखो, एक चार्ज है q that is placed at a distance a by 2 above the center of a horizontal square surface. ये horizontal square surface है, साइड लेंथ a है, इसके सेंटर से a by 2 डिस्टेंस पे एक चार्ज कैपिटल Q रखा है। हमें बताना है फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्क्वायर सरफेस, इस सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स जा रहा होगा। फटाफट बताओ इसका आंसर, एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है, फटाफट बताओ, टाइप करो, वो बोलना नहीं है। आंसर है Q/6 एप्सिलॉन नॉट। कैसे होगा? एक काम करेंगे हम, एक सरफेस ऐसा कैसा ऊपर ऐसे रख देते हैं, एक ऐसे रख देते हैं, एक इधर रख देते हैं, एक सामने एक पीछे, टोटल कितने सरफेस हो जाएंगे, 6। और ये बन मिलके क्या बना देंगे, एक क्यूब, जिसके सेंटर पर रखा है चार्ज क्यू। तो बेसिकली ये क्वेश्चन वही हो गया जो दो तीन क्वेश्चन पहले किया था ना, ये क्यूब के सेंटर पे चार्ज क्यू रखा है, तो बताओ एक फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। आंसर इज Q/6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। वाणी, Q/4 नहीं होगा, Q/6 होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया?
अगला क्वेश्चन, फाइंड फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस। इस केस में हमें इस हेमिस्फेरिकल सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है। ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है, मान लेते हैं इसका रेडियस r है, ये डिस्टेंस भी r दे रखी है आपको, सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है r। आपको बताना है इस हेमिस्फेरिकल सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा। जल्दी जल्दी बताइए। द आंसर इज q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कैसे होगा ये? देखिए, इस सरफेस, इस चार्ज की वजह से तो q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा ही होगा। इस चार्ज की वजह से कितना हुआ? देखिए, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस के अंदर घुसती है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आती है। तो ज- जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना हो जा रहा है इस चार्ज की वजह से? इसकी वजह से हो जा रहा है 0, और इसकी वजह से q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हम लोग देख ही चुके हैं। तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना आसान सा क्वेश्चन है। गॉसेस थ्योरम जो है ना, उसके क्वेश्चन काफी आसान ही होते हैं, बस थोड़ा सा सोचने में टाइम लगता है। सोचने टाइम लगने का मतलब ऐसा नहीं कि बैठ के 10 मिनट सोच रहे हैं, थोड़ा सा बैठ के एक बार आराम से सोच लेते हैं, उसका तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। सर पिछला वाला क्वेश्चन में हाँ बेटा। सर दूसरा वाला चार्ज की वजह से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस में अंतर नहीं आएगा? देखो, बात समझो, आपका जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। यार ये ई वेक्टर कौन सा होता है? ये नेट वेक्टर होता है ना। यस सर। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वन वेक्टर प्लस ई टू वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यस है ना। दैट यस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वन वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ई टू वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है। तो मतलब पहले का फ्लक्स प्लस दूसरे का फ्लक्स आप निकाल सकते हो। समझ में आई बात? सुपर पोजिशन से फ्लक्स निकल जाता है, कोई दिक्कत? ओके सर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में सुपरपोजिशन काम करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डॉट प्रोडक्ट में भी सुपरपोजिशन काम करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लक्स में भी सुपरपोजिशन काम करेगा। ठीक है बेटा। यस सर। ओके, इसको ध्यान रखिएगा, ये अच्छा डाउट था, और मतलब बेवकूफ बच्चा ये डाउट नहीं पूछता है। चलो, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सॉलिड एंगल क्या होता है ये समझते हैं। देखो, सॉलिड एंगल को समझने के लिए पहले हमें एक बार नॉर्मल एंगल जब समझ जानते हैं हम लोग, जो 2D एंगल जानते हैं, वो रिवाइज करना होगा। सॉलिड एंगल क्या होता है? 3D एंगल है। सॉलिड एंगल 3D एंगल है। हमें पहले 2D एंगल देखना होगा कि हमने 2D एंगल को कैसे डिफाइन किया था, उसी का यूज करके हम बिल्कुल सिमिलर तरीके से सॉलिड एंगल भी डिफाइन करेंगे। ठीक है। देखो, 2D एंगल डिफाइन करने के लिए हमने लिया था एक, मान लेते हैं ये एंगल है, हमने बोला था इसको सेंटर मानते हुए, इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करिए। अब इन दोनों लाइंस के बीच में, एंगल के बीच में, ये जो आर्क लेंथ आया, लेट्स से ये एल है, तो ऐसे में ये जो एंगल थीटा बनेगा, दैट थीटा इज गिवन बाय, अगर रेडियस आर है तो एल बाय आर। यही था ना हमारा 2D एंगल, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। यही था कि नहीं था? नहीं मानोगे आप? सर। ऐसा ही था ना। चलो, ये रेडियन की डेफिनेशन है ना, और एंगल हम लोग रेडियन में ही मेजर करते हैं, तो बड़े बच्चे हो गए। दूसरा जो हम करेंगे सॉलिड एंगल में डिफाइन, हम बोलेंगे सॉलिड एंगल में क्या होगा, एंगल कुछ ये दो लाइन वाला एंगल नहीं है, बल्कि समझ लो एक कोन वाला एंगल है। कोन भी जरूरी नहीं है, कोन पिच का हुआ भी हो सकता है, बट अभी के लिए आप मान लो कोन वाला एंगल है, इसको हम मेजर करेंगे
इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ये क्या, इसको क्या पढ़ते हैं बताया था ना मैंने, ये क्या होता है, ओमेगा। ठीक है, तो इसका जो ओमेगा एंगल है वो कैसे लिखा जाएगा, इसको एक्चुअली ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते, मतलब बताता हूँ, थोड़ा सा एक बार और अच्छे से डायग्राम बनाने दो। ऐसे लिखते हैं ओमेगा। थीटा में आर्क बना के दिखाते हैं ना, यहाँ पे सरफेस बना के दिखाते हैं। एंगल के लिए क्या करते हैं, ऐसा आर्क बना के दिखाते हैं, इसमें ऐसे सरफेस बना के दिखाते हैं सॉलिड एंगल को। ठीक है बेटा, तो इस सॉलिड एंगल को लेट से हम ओमेगा कहते हैं। इस ओमेगा को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक स्फीयर रखेंगे। लेट से वो स्फीयर ये रहा। ठीक है, लेट से स्फीयर का यहां पर इस कोन के अंदर एक पार्ट आ जाता है, ये वाला। ये एरिया लेट से आता है एस। ये एरिया कितना है, एस। तो और इस स्फीयर का जो रेडियस है दैट इज आर। देन हमने सॉलिड एंगल डिफाइन किया है, ओमेगा इज इक्वल टू एस बाय आर स्क्वायर। एंगल क्या था, 2D एंगल क्या था, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। सॉलिड एंगल क्या है, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। आर्क लेंथ के लिए सर्कल लगा था, एरिया के लिए हम लोग स्फीयर लेंगे, कोई और शेप का एरिया नहीं लेंगे। स्फीयर कैसा, जिसका सेंटर इस वर्टेक्स पर हो। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हर बार एग्जैक्ट कोन हो तभी हम सॉलिड एंगल डिफाइन करें, हम ऐसा सॉलिड एंगल भी बना सकते हैं। लेट्स मतलब वही कोन है पर इसको थोड़ा सा हमने ऐसे पिचका दिया है, जो कोन था ना उसको पिचका दिया है। ठीक है, तो इसमें भी अगर हम एक स्फीयर डाल दें तो स्फीयर का जो एरिया यहां पर कोन के अंदर आएगा वो एरिया अपॉन स्फीयर का रेडियस का स्क्वायर विल बी ओमेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखते हैं कंप्लीट सॉलिड एंगल कितना होता है। कंप्लीट सॉलिड एंगल, कंप्लीट सॉलिड एंगल होता है, कंप्लीट सॉलिड एंगल का मतलब स्फीयर कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कंप्लीट एंगल के लिए क्या करते हैं, पूरा सर्कल होना चाहिए। वो कितना होता है कंप्लीट एंगल, 2 पाई रेडियन होता है, 360 डिग्री होता है। तो कंप्लीट सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, पूरा स्फीयर बनना चाहिए। तो उसके लिए आ जाएगा आपका पूरा एरिया अपॉन आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, पूरा एरिया स्फीयर का कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई। तो कंप्लीट सॉलिड एंगल कितना होता है, 4 पाई। ठीक है बेटा, अब बात यह है कि सॉलिड एंगल का हम यूज कहां करेंगे, यूज कहां करेंगे इससे ज्यादा। सॉलिड एंगल यूज तो खैर क्वेश्चन में दिखा दूंगा मैं। सॉलिड एंगल हमें अगर कभी सॉलिड एंगल का यूज करना है तो हमें सॉलिड एंगल निकालने आना चाहिए किसी पर्टिकुलर शेप का। हमें सिर्फ एक ही शेप का सॉलिड एंगल जानना है, दैट इज कोन। तो सॉलिड एंगल सबटेंडेड at the vertex of a cone, ये देखते हैं। तो लेट से हमारे पास ये एक कोन है, ये प्रॉपर कोन है, कोई डिफॉर्म्ड कोन नहीं है। सिर्फ प्रॉपर कोन के लिए ही हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। डेफिनेशन सबके लिए ट्रू है, फॉर्मूला सिर्फ प्रॉपर कोन के लिए है। लेट से इस कोन का ये वाला जो एंगल है दिस इज थीटा। थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग, थीटा को बोलते हैं सेमी कोनिकल एंगल। तो ऐसे में यहां पर
जो सॉलिड एंगल बन रहा होगा ये वाला, दिस सॉलिड एंगल ओमेगा इज गिवन बाय 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होगा 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? इसको हम डिराइव कर सकते हैं, पर मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं आपको, क्योंकि उतना आपको नहीं जानना है। ये डेरिवेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स ना कर पाए, बट फिर भी मैं नहीं करवा रहा हूं क्योंकि इतना जानने की आपको जरूरत नहीं है। बस सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कॉपी कर लिया आप लोगों ने ये वाला पार्ट? Yes, sir. ये वाला पार्ट कॉपी हो गया था? Yes, sir. ये वाला पार्ट भी कॉपी कर लो, सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द वर्टेक्स ऑफ ए कोन। चलो, तो अब हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक। बेसिकली गॉस लॉ के एप्लीकेशन पढ़ने हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है कि गॉस थ्योरम का यूज करते हुए हम बहुत सारे शेप्स का की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं इजीली। तो हम वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना अभी सीखेंगे। सबसे पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। एक स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। स्फेरिकल शेल ऐसा जिसके सरफेस पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, बट ओनली फॉर सिमेट्रिकल चार्जेस। सिर्फ सिमेट्रिकल चार्ज के लिए ही हम गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे। सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज। उसके लिए निकालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगला जो सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल शेप होगा वो है स्फेयर। तो पहले हम लोग स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर हम लोग सॉलिड स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो ये एक स्फेरिकल शेल है, मुझे इस स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, इस स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो मुझे मालूम है मेरे पास दो तरीके के पॉइंट्स हैं, एक अंदर वाले पॉइंट और एक बाहर वाले पॉइंट। तो मैं पहले अंदर वाले पॉइंट के लिए बात करूंगा। लेट्स से इस स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है। मैं सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे जाकर ये जो पॉइंट मुझे मिलता है, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं। इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैंने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया। वो गॉसियन सरफेस पॉइंट पी से पास होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, वो गॉसियन सरफेस पॉइंट पी से पास हुआ कुछ इस तरीके से। इसका रेडियस, ये बेसिकली एक स्फेरिकल सरफेस है। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर किया मैंने क्योंकि मुझे सिमेट्रिकल सरफेस कंसीडर करने हैं। मैंने बोला कि अगर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो क्योंकि ये पूरा का पूरा सरफेस स्फेरिकल है, इस पॉइंट, इस सेंटर के अबाउट या इस चार्ज के लिए सिमेट्रिकल पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही होगा। कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ई आएगा ड्यू टू सिमेट्री। ठीक, फिर हमने कहा कि फॉर इनसाइड सरफेस उसके लिए बोलेंगे कि आपका जो फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब इस सरफेस के अंदर वाला चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इंप्लाइज फ्लक्स क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ या क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इन विच इज जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं, सारा चार्ज बाहर है। इसका मतलब ये हो गया, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर हर जगह सेम डायरेक्शन में है, इसलिए मैंने कहा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इज इक्वल टू जीरो
अब क्योंकि हमने कहा था सिमेट्रिकल केस है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। E टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू 0। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ ds विल बी अ फाइनाइट नंबर, इस अंदर वाले स्फीयर का पूरा एरिया, सो E इंटू सम फाइनाइट नंबर इज 0, इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि एक स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इसमें किसी को कोई संकोच है, कोई शंका है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मुझे बता दो। हमने बहुत बार इसका यूज किया है, आज पहली बार प्रूफ किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल शेल इज गोइंग टू बी 0 ड्यू टू दैट शेल। इसको प्रूफ कैसे किया हमने? बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। कोई दिक्कत है इसमें? किसी को दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ रहा हूं। अब अगर मैं सर हाँ सर क्यू एन जीरो कैसे हुआ? बेटा, आपकी आवाज पता नहीं फट क्या आ रही है, आराम से बोलो, धीरे बोलो। सर क्यू एन जीरो कैसे आया? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुको, शायद हो सकता है माइक में कुछ। अरे ये साउंड बहुत फटाफटा आ रहा है, इससे कुछ इशू है क्या? वॉल्यूम ज्यादा कर रखा है, क्या कर रखा है, देखिए नहीं। हाँ हाँ, तो उससे यही कनेक्टेड है ना, उसका वॉल्यूम कम करिए फिर। हाँ बेटा, वापस ट्राई करना तो। सर क्यू एन जीरो कैसे आया? वाह, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। वापस बोलो। क्यू एन जीरो कैसे आया? कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो बेटा। बेटा टाइप कर दो अगर आपको कोई डाउट हो तो, ठीक है। तब तक मैं आगे वाला करा रहा हूं। अब देखो, x लेस देन आर के लिए तो ये हो गया। अगर x ग्रेटर देन आर है तो हम ऑटोमेटिकली सरफेस के बाहर चले जाएंगे, हम स्फीयर के बाहर चले जाएंगे। तो ऐसे में भी हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू उस नए वाले स्फीयर जो कि बाहर बनेगा ना, स्फीयर बाहर बनेगा स्फीयर, क्योंकि x अब r से बड़ा हो गया। तो फाई इज अगेन इक्वल टू जो टोटल जो अंदर है q बाय एप्सिलॉन नॉट। बस पिछली बार क्यू इन 0 था, इस बार क्यू इन 0 नहीं होगा। इसका मतलब बाकी सब कुछ ऐसा कैसा चलेगा, E इंटू एरिया, एरिया इज 4 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। तो बाहर के पॉइंट के लिए भी फॉर्मूला आ गया, अंदर के पॉइंट के लिए भी फॉर्मूला आ गया। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल निकाल सकते हैं। समझ में आया सब लोगों को कि नहीं आया? अंदर के लिए 0, बाहर के लिए क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। और बेटा जो डाउट पूछ रहे तो टाइप कर दो प्लीज। जब इतना कर लिया है, अगर ये समझ में आ गया है तो एक काम करो, सॉलिड स्फीयर के लिए खुद से ड्राइव करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड स्फीयर की वजह से। अच्छा, प्रेरणा कह रही है कि क्यू इन 0 कैसे है। देखो बेटा, पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में क्यू इन 0 नहीं है, दूसरे वाले केस में क्यू इन कैपिटल क्यू है। ये आपका स्फेरिकल शेल है, सारा का सारा चार्ज सरफेस पर है। अगर मैं अंदर वाले स्फीयर के लिए बात करूं तो इसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है ना बेटा, सारा चार्ज तो बाहर है। इस रेड वाला जो स्फीयर मैंने बनाया है इसके अंदर तो कोई चार्ज है नहीं ना, इसलिए क्यू इन 0 है। ठीक है बेटा। यस सर।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, ये आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। मैं बोल देता हूँ, चार्ज इस पे क्यू है, रेडियस आर है, आप चाहो तो डेंसिटी यूज कर सकते हो, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए अंदर और बाहर। देखिए बाहर का तो वही सेम टू सेम आएगा, सेम टू सेम डेरिवेशन होगा, सिर्फ अंदर वाला डिराइव करिए आप लोग, सिर्फ अंदर वाला चार्ज डिराइव करिए, सॉरी अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करिए। सर हो गया। हो गया? हम्म। क्या है, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आया? सर हाँ वही आया। देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर निकालना है, तो क्या करेंगे? हम बोलेंगे लेट से स्फीयर का रेडियस आर दे ही रखा है, हमें इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए लेट से, तो हम लोग एक इस गॉसियन सरफेस बनाएंगे इस पॉइंट पी के थ्रू पास होते हुए। फिर बोलेंगे अगर पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो इन सब जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही होगा, है ना? फिर हम बोलेंगे कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इंप्लाइज फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर का क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू इन कितना हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट, तो अलग कर लो, क्यू इन हो जाएगा डेंसिटी इंटू 4/3 पाई, अच्छा इसका रेडियस नहीं माना मैंने, एक्स मान लेते हैं, पाई एक्स क्यूब। ठीक है, दिस इंप्लाइज ई वेक्टर और डीएस वेक्टर को लिख सकता हूँ, ई डीएस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट रो इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब। ठीक है, अब ई डीएस का इंटीग्रेशन कैसे होगा, दिस इंप्लाइज E into close integration of ds. Close integration of ds is basically पूरा एरिया, 4 pi x square is equal to 1/epsilon naught रो into 4/3 pi x cube। तो देखो 4 pi से 4 pi चला गया, x स्क्वायर से x क्यूब, x स्क्वायर इधर ही चला गया, तो हमारे पास आया, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो x बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया हमारे एक सॉलिड स्फीयर के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को इसमें? रो एक्स बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इज द आंसर। बिल्कुल उसी तरीके से किया जिस तरीके से पहला पिछला वाला सॉल्व किया था। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। बेसिकली इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इनफाइनाइट वायर है इन्फिनिटी तक, इधर भी इन्फिनिटी तक, पूरे पे लेट से चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। हमें इस इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए चाहिए कैसा सरफेस? सिमेट्रिकल सरफेस, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस चाहिए होगा। तो मैंने एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ऐसा क्रिएट किया। ये सही में है क्या सरफेस? नहीं है। अच्छा सॉरी, गलती हो गई। मान लेता हूं मुझे इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था जो इससे r डिस्टेंस पर है, इस वायर से r डिस्टेंस पर है। तो हमने ये एक गॉसियन सरफेस बनाया सिलेंड्रिकल, जो कि हमारे चार्ज के अराउंड सिमेट्रिकल है और पॉइंट P से पास हो रहा है। ये सरफेस इमेजिनरी है, असली में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये सरफेस सिर्फ हम कंसीडर कर रहे हैं ताकि हम इस सरफेस पे गणित लगा पाएं, गॉस लॉ अप्लाई कर पाएं। हमने कहा कि पॉइंट P पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि चार्ज से दूर की तरफ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस सिलेंड्रिकल सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पे ही नहीं, हर जगह पर पूरे सिलेंडर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिलेंडर के सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर ऊपर वाले सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इसी तरीके से होगा, नीचे वाले सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इसी तरीके से होगा। ठीक है, तो अब मुझे इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसके लिए मैंने कहा कि जो नेट फ्लक्स होगा दैट इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर से हमें ये फ्लक्स मिलेगा एंड दिस हैज टू बी इक्वल टू q in बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब अब क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर और ds वेक्टर किसके लिए होगा? एक क्लोज्ड सरफेस के लिए होगा। क्लोज्ड सरफेस यहाँ पे क्या है? क्या ये कर्व्ड सरफेस क्लोज्ड है? नहीं। इस कर्व्ड सरफेस के साथ ऊपर और नीचे वाले ढक्कन मतलब दोनों प्लेन सरफेसेस जोड़ दोगे तब जाके क्लोज्ड सरफेस बनेगा। तो अब मैंने बोला इसके लिए मुझे ये जो इंटीग्रेशन करना है इसके लिए मुझे अपने इंटीग्रेशन को 3 पार्ट्स में तोड़ना होगा। एक ये वाला पार्ट पार्ट 1, ये वाला पार्ट पार्ट 2, ये वाला पार्ट पार्ट 3। ठीक है, इसको हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इस सरफेस को मैं बोल रहा हूँ S1 ऑन सरफेस S1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर ऑन सरफेस S2 प्लस इसको मैंने बोल दिया S2, इसको बोल दिया S3 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर ऑन सरफेस S3 इज इक्वल टू q in बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है आपकी बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा रहता है, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो सबसे ज्यादा सही है। क्लोज सरफेस के लिए ये रहा, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही मैं सरफेस 1 पे आया, S1 पे आया, ये सरफेस क्लोज नहीं बचा, इसलिए यहाँ पे क्लोज का सिंबल मैं नहीं बना रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी क्लोज का सिंबल नहीं बनाया, यहाँ पर भी क्लोज का सिंबल नहीं बनाया, क्योंकि तीनों सरफेस मिलाकर क्लोज सरफेस बनाते हैं, तीनों सरफेस इंडिविजुअली क्लोज सरफेस नहीं है। तो मैंने बोला दिस इंप्लाइज, पहला वाला तो क्या हो जाएगा, ई वेक्टर और ds वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ds ऑन S1 प्लस S2 पर नीचे वाले सरफेस पर अगर आप देखोगे तो S2 का जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के लॉन्ग है, इसलिए उसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। सिमिलरली S3 पर भी इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू Q इन कितना हो जाएगा, अगर इसकी लेंथ L मान लें तो लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दिस इंप्लाइज E इंटू इंटीग्रेशन ds, इस
सरफेस के लिए S1 के लिए इस पूरा एरिया हमें निकालना है इस कर्व्ड सरफेस का, वो हो जाएगा 2 पाई r इंटू एल इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। एल ने एल मार दिया, हमें मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाए ड्यू टू अ इनफाइनाइट लाइन वायर। ये डेरिवेशन आप लोगों के स्कूल के एग्जाम में ऑलमोस्ट सर्टनली आएगा, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन। प्लीज इसको कॉपी करें, समझें और लर्न भी कर लें। और अगर आपकी मतलब स्कूल में अगर क्लासेस हो रही हैं, नहीं भी हो रही, तो जो बुक रिकमेंडेड हो, अगर उनमें रिप्रेजेंटेशन कुछ अलग हो, प्रेजेंटेशन कुछ अलग हो, तो उसी प्रेजेंटेशन को फॉलो करिए। ज़्यादा परेशान मत होइए कि सर आपने ऐसे प्रेजेंटेशन बताया था, बुक में ऐसे प्रेजेंटेशन दे रखा है। कई बार आप देखोगे गॉस लॉ लिखते वक्त बुक्स जो है ना वो डबल इंटीग्रेशन कर देती है, वो 2 इंटीग्रेशन का सिंबल बनाती है फिर ऐसा गोला बनाती है। ये पुराने ज़माने के लिए ठीक था, अब हम इसको फॉलो नहीं करते क्योंकि इस रिप्रेजेंटेशन में एक छोटी-सी गलती है। हम सिंगल इंटीग्रेशन करके एक गोला लगा के फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है? तो कॉपी कर लीजिए। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। सर हुँ। सर इसमें स्फीयर भी कंसीडर किया जा सकता था। बेटा आप मुझे एक बात बताओ, आप एक स्ट्रेट वायर के अराउंड स्फीयर कैसे कंसीडर करोगे सिमेट्रिकल? कैसे उसमें फ्लक्स लिखोगे बिना इंटीग्रेशन किए? हम इंटीग्रेशन अच्छा, का सिर्फ सिंबल बना रहे हैं, इंटीग्रेशन कर नहीं रहे, ध्यान दीजिए। इसलिए हम लोग बार-बार सिमेट्रिकल केस ले रहे हैं ताकि इंटीग्रेशन करना ना पड़े, सिर्फ उसको दिखाकर डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग इंटीग्रेशन निकाल लें। अगर आप स्फेरिकल सरफेस ले लोगे, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर के बीच में एंगल अलग-अलग होगा। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग-अलग होगा। और अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नहीं मालूम, तो आप कैसे वो इंटीग्रेशन करोगे मुझे बताओ? हुँ? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ही निकाल रहे हैं ना हम लोग। ई वेक्टर और डीएस वेक्टर निकालने के लिए अगर आपको ई वेक्टर की ज़रूरत पड़ गई, तो कैसे आप ई वेक्टर कैलकुलेट करोगे फिर? नहीं हो पाएगा ना। नहीं हो। हमेशा ऐसा सरफेस लीजिए जो आपके चार्ज के अबाउट सिमेट्रिकल हो। ठीक है? ओके चार्ज क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, आपका सिमेट्रिकल सरफेस कैसा होगा? सिलिंड्रिकल सिलेंडर। होगा। ठीक है? ओके, यहाँ तक हो गया? सबने कॉपी कर लिया? अब ये 2 चीज़ें अब मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप अपनी बुक्स को देखकर इसको ट्राई करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग हॉलो सिलेंडर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर, मतलब हॉलो सिलिंड्रिकल चार्ज, हॉलो चार्ज सिलेंडर और सॉलिड चार्ज सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव भी करना है। बुक्स अगर खुद से कर पाओ तो खुद से कर लो, नहीं तो बुक्स को देख के करो। और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में दोनों के लिए ग्राफ भी बनाना है, हॉलो के लिए भी और सॉलिड के लिए भी। ये दोनों आपका होमवर्क है। ठीक है?
ये होमवर्क है, ये भी होम पिछला वाला भी होमवर्क है। दोनों के लिए दोनों का डेरिवेशन भी करना है और दोनों का ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? तो अब हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे जिसका नाम है मेटल। मेटल पार्ट 3। मेटल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मेटल के बारे में पहले भी हम लोग बातें कर चुके हैं। अब हम मेटल पार्ट 3 देखेंगे। ये जो मेटल है इसके बारे में हमें क्या क्या पता है, मुझे बताएंगे आप? बताएगा कोई? सबसे पहली बात तो सर मुझे ये पता है कि चार्ज जो है वो सरफेस पे रहता है, वॉल्यूम में कोई चार्ज नहीं रहता है ना। चार्ज सरफेस पे रहता है, वॉल्यूम में कोई चार्ज नहीं रहता। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस नहीं मतलब वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना। वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और चार्ज जो है सारा का सारा सरफेस पे होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसलिए आपका जो मेटल है वो इक्वी पोटेंशियल होता है। हर पॉइंट पे मेटल के पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, और क्या पता है? जो चार्ज डेंसिटी है सरफेस पे इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये भी पता है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, मतलब सरफेस पे नॉर्मल होता है ना। 1/r², 1/r, सॉरी, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, मतलब चार्ज डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r होती है। ये सब चीजें हमें पता है। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें? अब हम देखेंगे इनमें से कुछ चीजों का प्रूफ। ठीक है, हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है, इसको मैंने एकदम लॉजिकली आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, कई लोग बोलते हैं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इसलिए होता है क्योंकि इक्विपोटेंशियल है। फिर इक्विपोटेंशियल क्यों होता है? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। मतलब राम कहाँ रहता है? श्याम के घर के सामने। श्याम कहाँ रहता है? राम के घर के सामने। दोनों कहाँ रहते हैं? आमने सामने। वो वाली बात हो गई है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है, ये प्रूफ करूंगा तो एक ही पोटेंशियल प्रूफ कर सकता हूँ। अगर एक ही पोटेंशियल प्रूफ करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है, ये प्रूफ कर सकता हूँ। दोनों में से कम एक चीज को तो प्रूफ करना होगा ना। मैं पहले अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है इसका प्रूफ आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ क्यों होता है। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हुआ तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के अंदर उन पे फोर्स लगेगा और वो ड्रिफ्ट करेंगे। वो तब तक ड्रिफ्ट करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे जब तक अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग बंद होगी, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में मेटलिक सरफेस के मेटलिक मेटल के अंदर हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, तो ई इन हमेशा जीरो होता है। अब क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, इसलिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड कोई वर्क नहीं करेगा, इसलिए इक्वी पोटेंशियल भी हो गया। ठीक है, तो ये दोनों तो अपन ने बता दिए, डन हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कि सारा का सारा चार्ज फिर सरफेस पे क्यों रहता है। इसको हमने प्रूफ नहीं किया था, इसको मैंने बस ऐसे बोल दिया था कि देखो एक दूसरे से दूर दूर जाने के लिए चार्जेस जो है सरफेस पे पहुंच जाते हैं। पर दैट इज नॉट अ कंप्लीट सॉल्यूशन जिससे हम ये सर्टनली कह सकें कि चार्ज जो है हमेशा सिर्फ सरफेस पर ही रहेगा मेटल के। मेटल के वॉल्यूम के अंदर चार्ज क्यों नहीं रहेगा, ये प्रूफ करना बहुत जरूरी है। इसको प्रूफ करने के लिए हमें लगेगा गॉस लॉ।
गॉस लॉ कैसे लगेगा? देखिए, हम कहेंगे कि मान लेते हैं ये मेटेलिक सरफेस, ठीक है? इसमें अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। नाउ लेट्स से मैं यहाँ पर एक छोटा-सा वॉल्यूम कंसीडर करता हूँ या एक वॉल्यूम कंसीडर करता हूँ। यहाँ पर चार्ज 0 है या नहीं है, ये मुझे बताना है, तो मैंने मान लिया यहाँ का चार्ज 0 है। तो इस सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ये मेरा गॉसियन सरफेस था, तो गॉसियन सरफेस के लिए जब मैंने क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर रखा, दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बट क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये हो गया 0 इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इंप्लाइज क्यू इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा बेटा, कई बार बच्चे कंफ्यूज होके, मैंने प्रूफ किया अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इसलिए चार्ज 0 है। ध्यान दीजिए, मैंने ये प्रूफ किया है। कई बार बच्चे उल्टा प्रूफ कर देते हैं और वो गलत हो जाता है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर अंदर चार्ज 0 है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। देखो भाई, चार्ज 0 होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना जरूरी नहीं है। समझ में आई बात? स्पेस में भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। चार्ज 0 होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना जरूरी नहीं है। कहने का मतलब, कहीं पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ले लोगे, उसके बाद अगर आप यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस लेते हो, तो आप क्या देखोगे, जितनी फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं उतनी फील्ड लाइंस बाहर भी आ रही हैं, जितनी फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं उतनी फील्ड लाइंस बाहर भी आ रही हैं, जितनी अंदर जा रही हैं उतनी ही बाहर भी आ जा रही हैं। तो इवन दो फ्लक्स 0 है, सॉरी, इवन दो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0 बट फ्लक्स इज 0, इसका मतलब भी आप कह सकते हो कि चार्ज 0 है। तो चार्ज 0 होने पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने पर उस वॉल्यूम में चार्ज 0 जरूर होगा। तो हम वही कह रहे हैं कि क्योंकि इस पूरे के पूरे वॉल्यूम में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए इस पूरे वॉल्यूम पे कोई चार्ज भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अगला है सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसका प्रूफ मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। उसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये हो गया क्योंकि इक्विपोटेंशियल प्रूफ हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ये भी प्रूफ हो गया। तो मतलब सबसे पहले हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल, सबसे पहले हम लोगों ने प्रूफ किया कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इक्विपोटेंशियल प्रूफ हो गया, चार्ज भी 0 प्रूफ हो गया, और इक्विपोटेंशियल प्रूफ हो गया तो पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस से ये भी प्रूफ हो गया। बचा क्या? सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसको प्रूफ करना बाकी है। मुझे नहीं याद है मैंने ये प्रूफ आपको कराया था कि नहीं, तो मैं दोबारा करा दे रहा हूँ। इस चीज को ध्यान रखेंगे जो मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले, कि चार्ज 0 होने पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। जिस वॉल्यूम में चार्ज 0 हो उस वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, लेकिन जिस वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो उस वॉल्यूम में चार्ज नहीं हो सकता। समझ में आई बात? तो आगे बढ़ते हैं। अगला है सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसको प्रूफ करना है। इसके लिए हमने क्या किया, हमने बोला लेट से मेरे पास ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस है स्मॉल आर, और ये दूसरा स्फीयर है जिसका रेडियस है कैपिटल आर। जो स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर है और जो कैपिटल आर रेडियस का स्फीयर है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं, लेकिन बहुत लंबे वायर से कनेक्टेड भी हैं। ठीक है, जब इन दोनों को मिला के हमने कुछ चार्ज दे रखा है, फिर जब मैंने इस की को क्लोज किया तो हमने देखा इस पे चार्ज स्मॉल क्यू हो जाता है, इस पे चार्ज कैपिटल क्यू हो जाता है। तो मुझे स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू का रेशियो निकालना है। मैं क्या बोलूंगा, अगर मैंने दोनों को वायर से जोड़ दिया तो मतलब दोनों का पोटेंशियल V1 और V2 बराबर हो जाएगा। ये डिस्टेंस इनफाइनाइट है, इसलिए इस चार्ज की वजह से वहां पे कोई पोटेंशियल नहीं आएगा, उस चार्ज की वजह से यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं आएगा। हम कहेंगे V1 इज इक्वल टू V2, इसका मतलब KQ बाय R is equal to K capital Q by capital R. This implies small q by capital Q is equal to small r by capital R, और Q is proportional to R। अब आप बोलोगे सर आपने तो कहा था कि जो चार्ज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आता है, यहाँ तो प्रोपोर्शनल टू आर आ गया।
तो चार्ज प्रोपोर्शनल टू आर आया है, हम प्रूफ करना है सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर विच इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर, क्योंकि क्यू प्रोपोर्शनल टू आर है, यहाँ क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ गया, सो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो गया। चार्ज डेंसिटी 1 बाय आर स्क्वायर 1 बाय आर, ये हमारा प्रूफ हो गया। चार्ज डेंसिटी जो है वो जहाँ रेडियस ज़्यादा होगा वहाँ चार्ज डेंसिटी कम होगी, जहाँ रेडियस कम होगा वहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। इस तरीके से वेरी करता है। ठीक है, तो कॉपी कर लेंगे इसको भी। तो आई होप आप लोगों को ये वाला पोर्शन समझ में आया होगा। जो भी मेटल में हमने पढ़ा था, वो मेटल की जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो सारी हमने यहाँ पे प्रूफ कर डाली। ठीक है बेटा, अभी मेटल के बारे में और भी चीजें पढ़नी है, बाकी है। ठीक है, कॉपी हो गया। आप में से किसी को कोई डाउट ही नहीं आता ना कभी भी? चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, या इससे पहले एक और टॉपिक आना चाहिए था, एक सेकंड रुको। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इनफाइनाइट मेटलिक शीट। हम लोग गॉस लॉ का यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इनफाइनाइट मेटलिक शीट डिराइव करेंगे। आपको याद होगा इसका डेरिवेशन हम लोग बिना गॉस लॉ के भी कर चुके हैं, दो तरीकों से। एक बार वायर से और एक बार रिंग्स से, मतलब डिस्क। इसको बहुत बड़ा सा आप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्लेट मान के भी सॉल्व कर सकते हो, इसको बहुत बड़ी सी डिस्क मान के भी सॉल्व कर सकते हो। स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्लेट मान के सॉल्व करोगे तो वायर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के उनका वेक्टर सम करना होगा। नहीं तो अगर डिस्क लेके चलोगे तो या तो आप बड़ी डिस्क का फॉर्मूला लगा दो, नहीं तो रिंग्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उस रिंग्स के इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर सकते हो। अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इनफाइनाइट मेटलिक शीट। एक इनफाइनाइट मेटलिक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का दूसरा तरीका भी देखेंगे, बाय यूजिंग गॉस लॉ। कैसे करेंगे हम ये? लेट्स से मेरे पास ये एक मेटलिक शीट है, ये हमारी मेटलिक शीट है जिस पर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। अब क्योंकि ये मेटलिक शीट है, क्योंकि ये एक मेटलिक शीट है, दोनों सरफेस, इसके दोनों चार्ज जो इसके वॉल्यूम के अंदर नहीं होगा, सिर्फ इसके सरफेसेस पे होगा।
तो लेट्स से कि इस सरफेस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इस सरफेस पे भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ठीक है, तो अगर मुझे इस मेटलिक शीट के पास में इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं यहां पर एक इस तरीके का गॉसियन सरफेस लूंगा। आप चाहो तो ऐसा गॉसियन सरफेस ले सकते हो। ठीक है, अगर ये वाला गॉसियन सरफेस लोगे तो आप बोलोगे कि क्योंकि सिमेट्रिकल केस है, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा। फिर आप बोलोगे अगर इसका एरिया S है, मान लो ये एरिया S है, तो इस वाले सरफेस से और इस वाले सरफेस से फ्लक्स निकलेगा, इस सरफेस से फ्लक्स नहीं निकलेगा। तो आप बोलोगे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इंप्लाइज E वेक्टर और ds वेक्टर। यहाँ के लिए देखिए मैं स्टेप स्किप कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाला नहीं जा रहा हूँ। इस सरफेस के लिए E इंटू एस, इस कर्व सरफेस के लिए 0 और इस प्लेन सरफेस के लिए E इंटू एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू देखिए इस सरफेस पे भी थोड़ा आएगा, इस सरफेस पे भी थोड़ा आएगा, कितना आएगा? सिग्मा एस प्लस सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इंप्लाइज 2es इज इक्वल टू 2 सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। E तो बच गया, 2 और s कैंसिल हो गए, इसका मतलब आया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता था, ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आ गया? तो जवाब ये है कि देखो बेटा यहाँ पे इफेक्टिवली दो शीट्स हैं, इधर भी सिग्मा इधर भी सिग्मा। इस सिग्मा की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इस सिग्मा की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, टोटल कितना हो गया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन कुछ और भी जुगाड़ किए जा सकते हैं। लेट्स से हमारा जो मेटलिक शीट है, हमने कुछ ऐसा जुगाड़ किया, हमने कुछ ऐसा जुगाड़ किया कि इधर का चार्ज डेंसिटी तो सिग्मा है और इधर का चार्ज डेंसिटी कुछ और हो जाता है। लेट्स से सिग्मा डैश हो जाता है और मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कैसा गॉसियन सरफेस ले सकता हूँ? मैं कहूंगा यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में ही होगा, है ना? अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा क्योंकि मेटलिक सरफेस है और इधर इस तरफ होगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार इक्वल होना जरूरी नहीं है क्योंकि दोनों तरफ चार्ज डेंसिटी अलग अलग है। सिमेट्रिकल केस ये नहीं बचा है। तो ऐसे में मैं इधर का E1s और इधर का E2s कर दूंगा तो मेरे पास E1 प्लस E2 मिलेगा। मुझे मुझे इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स नहीं मिलेंगी। इसलिए मैंने यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा गॉसियन सरफेस बनाया। मैंने गॉसियन सरफेस कुछ इस तरीके का बनाया। सिलेंड्रिकल लिया पर इसका एक सरफेस इस मेटल के अंदर ही छोड़ दिया, खींच के आगे लेके नहीं गया। मैं कहूंगा लेट से ये वाला एरिया S1 वेक्टर है, ये वाला S2 सरफेस है और ये वाला S3 एरिया है। तो ऐसे में मैं कह सकता हूं कि जो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर होता है दैट इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? तीनों सरफेस के लिए इंटीग्रेशन ऑफ E1 वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E2 वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E3 वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा S1 बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम है, इसलिए ये वाला एरिया अगर S1 है तो ये वाला एरिया भी S1 ही होगा। ठीक है, अब कहूंगा E2 वेक्टर और ds2 वेक्टर हो जाएगा 0 क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया एक दूसरे के नॉर्मल डायरेक्शन में हो गया 0। सिमिलरली E3 वेक्टर खुद ही 0 क्योंकि मेटल के अंदर आ गए, इसलिए ये वाले भी हो गया इंटीग्रेशन 0। बचा क्या? दिस इंप्लाइज हमारे पास बचा E1 into S1 is equal to sigma S1 by epsilon naught. This implies E1
या ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ई1 क्यों लिखेंगे, ई लिखेंगे, चलो ठीक, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा यहाँ का चार्ज डेंसिटी कुछ भी हो, उससे इधर के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो गया, जादू कैसे हो गया? होना तो चाहिए था सर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डैश बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपने ऐसा कैसे कर दिया कि नहीं सिर्फ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा? तो देखो, इन्फिनिट मेटलिक शीट के बारे में एक चीज बता देता हूँ, ये गॉस लॉ से आया है, ये सही है, ठीक है। आप जो बोल रहे हो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ध्यान दीजिएगा गॉस लॉ से आपको मिलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट से मिलता है एक सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस सरफेस की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सही है, इस सरफेस की वजह से सिग्मा डैश बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सही है। पर सोचिए जरा, ये दोनों सिग्मा अलग अलग कैसे हुए? कुछ ना कुछ तो हमने जुगाड़ लगाया होगा, हमने कहीं ना कहीं और भी चार्जेस रखे होंगे जिससे दोनों सिग्मा अलग अलग हो गए हों। तो उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखोगे, जो अलग से एक्स्ट्रा चार्ज हमने लगाया है दोनों सिग्मा को अलग अलग करने के लिए। ये सिग्मा, इधर का चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इधर का चार्ज डेंसिटी सिग्मा डैश है, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब कहीं कोई और चार्ज भी रखा हुआ है ना, उस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पड़ेगा, तब जाके आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाओगे। तो इसलिए आपका जो आंसर है वो तो गलत है। कौन सा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डैश बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तो गलत है, उसमें एक और चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होना चाहिए। एक चार्ज का 10, मतलब जितने भी चार्ज आपने अलग से लगा रखे हैं इन चार्ज डेंसिटीज को अलग करने के लिए, उन सारे चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐड होना चाहिए। लेकिन गॉस लॉ क्या करता है, आपको सीधे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दे देता है। तो हम लोगों ने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, वो कितना आया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने बोला ई वेक्टर इनटू एस इज इक्वल टू सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला पॉइंट समझ में आया या नहीं आया, मुझे बता देंगे जल्दी से। यस सर। क्या बेटा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो गई है, आप लोगों की वॉइस एकदम नहीं आ रही, प्लीज टाइप करके बोल दीजिए। बोल आ गया समझ में? ठीक, तो ई वेक्टर ई कितना आया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर क्लास का टाइम भी हो गया है आप लोगों के। अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अर्थिंग, ये सब हो जाएगा, जरूरी वाला पार्ट है, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है, चार्ज इंस्टेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया, इलेक्ट्रिक मीडियम एंड इट्स बिहेवियर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो मैंने बोला था लास्ट क्लास में वो अभी भी ट्रू है। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखो, आप लोगों के एनसीईआरटी का बेसिकली ये 1.5 से ज्यादा चैप्टर है। ये आपका जो एनसीईआरटी में पहले 2 चैप्टर हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है पोटेंशियल। हमने पोटेंशियल भी पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ लिया, बस पोटेंशियल में आपका एक कैपेसिटेंस एक्स्ट्रा है जो मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, वो मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद पढ़ाता हूँ शायद, जहाँ तक मेरे को ध्यान नहीं है। मैं इन दोनों का कई बार आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटेंस को। लेकिन कैपेसिटेंस में जनरली बाद में पढ़ाता हूँ, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर पता हो तो कैपेसिटेंस समझने में आसानी होती है। प्लस तब तक आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का होमवर्क भी कर लेते हो, तो कैपेसिटेंस समझना और ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका अगली क्लास में ख़त्म हो जाएगा। हम मैंने जैसा कि लास्ट क्लास में कहा था, हम लोग 1 महीने से थोड़ा कम पीछे चल रहे हैं, 1 महीने के आसपास ही पीछे चल रहे हैं लास्ट ईयर जो था उससे। इसलिए चिंता मत करिएगा, 1 महीना
बहुत ज़्यादा पीछे नहीं हैं हम लोग। इस साल सबकी पढ़ाई कुछ ना कुछ तो ऊपर-नीचे हुई है, डिस्टर्बेंस सबको हुई है, हर काम में डिस्टर्बेंस हुई है। हो सकता है सिलेबस भी आप लोगों का चेंज हो, वी नेवर नो क्या होने वाला है। बट इन एनी केस हम अक्टूबर में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो आपको कम से कम नवंबर और दिसंबर 2 महीने मैं दूँगा अपना रिवीजन करने के लिए। सो आप चिंता ना करिए, सिलेबस हो जाएगा, बस आप पढ़ते रहिए और जब भी मौका मिले 11th क्लास का रिवीजन करते रहिए, ठीक है? 11th क्लास का रिवीजन सब लोग करते रहोगे, जब भी मौका मिलेगा। हर साल मैं ऐसा इसके लिए मना करता था क्योंकि मैं बोलता था जब मैं 12th का पढ़ा रहा हूँ, आप 11th का पढ़ रहे हो, 12th वाला छूट जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ जब भी मौका मिले, मतलब 12th का पढ़ने के बाद ही, अभी भी 12th का छोड़ के नहीं, 12th का सिलेबस का वेटेज ज़्यादा होता है तीनों सब्जेक्ट में, ठीक है? 12th का पढ़ने के बाद ही आप 11th वाला पढ़ेंगे, पर फिर भी कोशिश करके टाइम निकाल के 11th का रिवीजन करते रहेंगे अभी से, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय। थैंक यू सर।